Hello friends, welcome. Today in this video I am going to explain you how can we handle events in Android. I will explain you this from the viewpoint and by taking an example of button. Okay, how can we handle the click events on button. तो यहाँ पे इस वीडियो में हम एंड्रॉयड में इवेंट्स को कैसे हैंडल करते हैं वो एक बटन के माध्यम से समझाऊंगा. ओके, आपको पता ही होगा कि एंड्रॉयड में जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं, हमारी एप्लीकेशन जो हम डेवलप करते हैं, उसमें ज़्यादातर केस में दो तरह की फ़ाइल होती है. एक फ़ाइल ये कि जो हमारी एप्लीकेशन का स्क्रीन बनेगा. कहने का मतलब जब हमारी एप्लीकेशन रन होगी तो क्लाइंट को क्या दिखना चाहिए वो हम बनाएंगे. उसे हम लेआउट कहते हैं और उसका जो कोडिंग होता है वो होता है XML में. ठीक है, इस तरह से ये जैसे कि अभी डिफ़ॉल्ट एक स्क्रीन है जिसमें केवल एक टेक्स्ट लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड. ओके, ये उसका कोडिंग है. उसी तरह से जब आपकी ये फाइल रन होती है, जब आपका स्क्रीन क्लाइंट को दिखाई देता है तो उस स्क्रीन में अलग अलग प्रकार के व्यूज़ आप रख सकते हो कि जिसके साथ क्लाइंट इंटरेक्ट कर सकता है. जैसे कि बटन रख सकते हो, लिस्ट रख सकते हो, ड्रॉप डाउन लिस्ट रख सकते हो, इमेज रख सकते हो, रेडियो बटन्स, चेक बॉक्सेस एट्सेट्रा. कहने का मतलब एक ग्राफिकल इंटरफेस वाला आप स्क्रीन बना के क्लाइंट को प्रस्तुत कर सकते हो. अब उस स्क्रीन में क्लाइंट क्या करेगा, कोई ना किसी भी प्रकार का इंटरेक्शन करेगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने बटन रखा हुआ है तो बटन पे क्लाइंट क्लिक करेगा. तो ये क्लाइंट की एक एक्शन है जिसके आधार पे आपने अलग अलग प्रकार की इवेंट हैंडलिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी. जैसे कि जावा है, .NET है, C# है, कि क्लाइंट की ऐसी कोई भी प्रवृत्ति हमारी एप्लीकेशन में एक इवेंट को जन्म देती है. जैसे कि क्लाइंट बटन पे क्लिक करता है तो उसकी असर क्या होती है, एक इवेंट जनरेट होती है. ओके, जिस व्यू पे उसने इंटरेक्ट किया है, जिस हिसाब से उस तरह की इवेंट जनरेट होती है. तो इवेंट हैंडलिंग में क्या होता है, इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कि जब क्लाइंट की ऐसी कोई भी इवेंट एक्शन होती है तो उसके आधार पे इवेंट जनरेट होती है और एज ए डेवलपर इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव हिम रिस्पॉन्स. और ये रिस्पॉन्स देने के लिए हम कोई ना कोई प्रकार का कोड लिखते हैं. डिपेंड्स ऑन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज़ करते हो. जैसे कि यहाँ पे एंड्रॉयड में प्रोग्रामिंग के लिए हम जावा यूज़ करते हैं और वो फाइल जो होती है हमारी स्क्रीन से जुड़ी, ये जो लेआउट है हमारा जिसका नाम है activity-main.xml, ये लेआउट शो कहाँ से हो रहा है, अपनी इस एक्टिविटी से जिसका नाम अभी मेन एक्टिविटी है. देखिए यहाँ पे लिखा है सेट कंटेंट व्यू, मतलब कि ये एक्टिविटी जब रन होगी तो उसकी लाइफ साइकिल की जो सबसे पहली मेथड है ऑन क्रिएट वो कॉल होगी. और उसमें हमने क्या लिखा है, सेट कंटेंट व्यू. स्क्रीन पे क्या आना चाहिए, r.layout.activity-main. ये क्या है, हमारी लेआउट फाइल, मतलब कि स्क्रीन जो है हमारी वो फाइल जो है लेआउट, जिसको हमने एज ए रिसोर्स लेआउट फोल्डर के अंदर डिफाइन किया है, उसका रेफरेंस दिया है यहाँ पे. तो ये एक्टिविटी जैसे ही रन होगी तो हमारा लेआउट स्क्रीन पे आएगा. और ये एक्टिविटी क्यों रन होगी, तो भाई इसका रीज़न ये है कि हमारी एप्लीकेशन की जो मैनिफेस्ट फाइल होती है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल, उसमें हर एक एक्टिविटी का रजिस्ट्रेशन होता है. और ये जो एक्टिविटी है जिसका नाम मेन एक्टिविटी है वो अभी लॉन्चर है. इसका मतलब कि जैसे ही हमारी एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होगी सबसे पहले ये एक्टिविटी रन होगी, मेन एक्टिविटी. और हमने मेन एक्टिविटी में क्या लिखा है, जैसे ये मेन एक्टिविटी रन होगी तो ये लेआउट स्क्रीन पे आएगा. ओके, ये सब बेसिक बातें हैं, जस्ट आई एम रिवाइजिंग दिस. तो हमें अभी क्या करना है कि एंड्रॉयड में बटन की क्लिक इवेंट को कैसे हैंडल करें वो देखना है. एक्चुअली द मैकेनिज्म विल रिमेन सेम फॉर एवरी व्यू. ओके, हम बटन के माध्यम से ये डिस्कस करेंगे. ओके, सो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम जावा का कोड यूज़ करते हैं. तो जावा में टू हैंडल इवेंट्स, मैं कोर जावा की बात कर रहा हूँ, लिसनर्स आर अवेलेबल. ओके, आपको क्या करना पड़ता है, इम्प्लीमेंट दी लिसनर एंड ओवरराइड मेथड्स. इन मेथड्स को हम क्या कहते हैं, इवेंट हैंडलर कहते हैं. फॉर एग्जांपल इन जावा
सपोज़ कि आपको माउस की इवेंट हैंडल करनी है, तो उसके लिए माउस लिसनर है, उसकी अलग अलग 5 मेथड्स है जो आपको ओवरराइड करनी पड़ती है, जैसे कि माउस एंटर्ड, माउस एग्जिटेड, है ना, इस तरह से। तो वो तो हम आपने जावा में किया होगा। यहाँ पे हमें जो करना है वो जावा के माध्यम से, जावा का कोड यूज़ करके ही करना है। तो ये जो मैकेनिज़्म है जावा का इवेंट हैंडलिंग करने का, उसी को हम अप्लाई करेंगे। ओके, ये भी आपने देखा होगा कि यहाँ पे जावा में आप जब किसी भी इवेंट को, आपको किसी भी इवेंट को हैंडल करना होता है, तो या तो आपके पास 2 ऑप्शंस रहते हैं। या तो आप डिफाइन अ क्लास दैट इम्प्लीमेंट्स अ लिसनर, और डिफाइन एनोनिमस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिसनर। लिसनर मतलब एक इंटरफेस है कि जो उस इवेंट को हैंडल करने के लिए आपको माध्यम देता है। उस माध्यम के ज़रिए आप कोड लिखोगे, वो कोड फ्यूचर में जब वो घटना घटेगी तब एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो अब एंड्रॉयड के माध्यम से हम बात करते हैं कि इन एंड्रॉयड टू हैंडल इवेंट्स। ओके, अगेन यहाँ पे भी आपके पास 2 ऑप्शन है। ओके, listeners are available, you can implement the activity, you can implement your activity with our activity may implement this listener or define anonymous implementation of this listener। तो ये 2 तरीके हमारे पास अवेलेबल है। अब हम एग्जांपल लेते हैं बटन का। तो बटन जब हम अपनी स्क्रीन पे रखते हैं, तो ऑन क्लिकिंग अ बटन, ऑन क्लिक मेथड और इवेंट इज फायर्ड, एंड टू हैंडल this event in Android SDK we have on click listener। ओके, तो अगर आपको जावा का नॉलेज है, और जावा में अगर आपने इवेंट डेलीगेशन मॉडल ये सब कुछ पढ़ा है, तो आप ये इजीली इम्प्लीमेंट कर पाओगे। अदरवाइज़ कुछ इसमें हार्ड नहीं है। किसी भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज हो तो भी आप ये इजीली समझ पाओगे। और अगर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज सपोज़ आपको इवेंट हैंडलिंग के माध्यम से रिगार्डिंग टू इवेंट हैंडलिंग नहीं है, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ये मैकेनिज़्म इतना सिंपल है, इतना इजी है। और जब हम एंड्रॉयड स्टूडियो का यूज़ करते हैं तो 50% थिंग्स तो वो अपने आप हमें कर देता है। ओके, केवल हमें नाम पता होना चाहिए, क्या हम कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं वो पता होना चाहिए। ओके, तो चलिए अपनी स्क्रीन पे पहले एक बटन को प्लेस करते हैं। क्या करूँगा मैं, यहाँ पे मेरा जो लेआउट है, ओके, उसमें जाके कोडिंग में यहाँ पे पहले तो मैं उसका लेआउट चेंज करूँगा, रिलेटिव लेआउट कर देता हूँ, ठीक है मैं। और जो एक टेक्स्ट व्यू है उसकी जगह पे मैं रखता हूँ बटन। उसकी हाइट और विड्थ हम रखेंगे wrap कंटेंट, उसका टेक्स्ट
क्लिक मी टेक्स्ट कलर, फिर टेक्स्ट साइज, ओके, और रिलेटिव लेआउट है, सेंटर में रखना है इसको स्क्रीन के, तो सेंटर इन पेरेंट ट्रू। तो इस तरह से हमारा जो बटन है वो स्क्रीन के बराबर सेंटर में आएगा, ठीक है। अब इस बटन के ऊपर मुझे इवेंट हैंडल करनी है। ये बटन एक्चुअली है कहाँ पे? XML फाइल में है, और जैसा कि मैंने आपको बताया हम जावा के कोड के द्वारा इसकी इवेंट्स को हैंडल करेंगे। तो देखा जाए तो XML अलग लैंग्वेज है, जावा भी अलग लैंग्वेज है, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। फिर ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा कि जो बटन अभी XML के अंदर डिफाइन किया है, XML फाइल में है, उससे हम जावा के कोड द्वारा कैसे एक्सेस कर पाएंगे? आपने अगर कोर जावा में इवेंट हैंडलिंग किया है तो आपको शायद याद होगा कि आप जब बटन की क्लिक इवेंट जावा के माध्यम से हैंडल करते थे कोर जावा में, तो बटन को आप डिफाइन भी जावा में ही करते थे। कहने का मतलब आप जावा में ही ऐसा कोड लिखते थे, बटन सम बटन इज इक्वल टू न्यू, सॉरी, ऐसा लिखते थे आप। और बटन मतलब कि ऐसा कोड लिखने से आपका बटन बनता भी यही था। आप उसको ऐड भी इसी तरह से कोड लिख के करते थे, फ्रेम पे या एप्लेट पे या स्विंग में कहीं पे, ठीक है। तब जाके आप उस बटन की इवेंट को यहीं पे हैंडल कर पाते थे। लेकिन अभी तो क्या है, इन एंड्रॉयड कि बटन तो आपका पूरा XML फाइल में डिफाइन हुआ है। तो यहाँ पे तो एक चीज़ हो सकती है कि अगर हमें उस बटन का जो स्क्रीन पे दिख रहा है उसका रेफरेंस कहीं से मिल जाए तो हम इजीली उसको उसकी इवेंट को हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब आपकी ये एक्टिविटी रन हो रही है तो स्क्रीन पे ये लेआउट शो हो रहा है, मतलब कि बटन भी स्क्रीन पे है। अगर कोई चीज़ स्क्रीन पे अभी दिख रही है तो उसका रेफरेंस हम ले सकते हैं, और उसके लिए हमारे पास जावा एंड्रॉयड SDK में एक मेथड अवेलेबल है, फाइंड व्यू बाय ID। जो स्क्रीन पे है उसको उसके ID के ज़रिए एक्सेस करो। तो बटन का ID क्या है वो तो हमने डिफाइन नहीं किया, ठीक है, बटन दिख तो रहा है लेकिन उसका ID तो होना चाहिए। तो चलिए हम उसका एक ID डिफाइन करते हैं। अब ID उसका बाय डिफ़ॉल्ट तो आया नहीं है, तो हमें डिफाइन करना है। जब हमें डिफाइन करना हो तो ये +ID वाला हमें सिलेक्ट करना चाहिए। इससे क्या होगा कि ये जो ID हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में अंदर भी डिफाइन हो जाएगा, मतलब डिवाइस में हमारी एप्लीकेशन की मेमोरी में वो डिफाइन हो जाएगा, तो हम उसे कहीं भी एक्सेस कर पाएंगे। अब सपोज यहाँ पे हम उसको नाम देते हैं बटन 1 केवल। ये जो हम ID लिखेंगे ना वो उसकी r.java फाइल में डिफाइन हो जाएगा। कौन सी फाइल में? r.java फाइल। r.java फाइल को हम सर्च भी कर सकते हैं यहाँ से, वो फिर हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी हमने इसको क्या ID दिया बटन 1, और उसको हम एक्सेस कहाँ पे करेंगे अभी अपनी इस जावा की एक्टिविटी में। तो यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा बटन का, बटन 1 इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय ID, और इसमें मुझे आर्ग्यूमेंट पास करनी है अपने बटन का रेफरेंस, ओके, बटन 1, ओके। अब ये बटन अल्टर एंटर तो इंपोर्ट हो जाएगा। अब देखो स्क्रीन पे जो बटन अभी शो हो रहा है उसका रेफरेंस मुझे किस में मिल गया? बटन 1 में। अब हमारे पास दो तरीके हैं, आइदर वी कैन इम्प्लीमेंट दिस लिसनर ऑन आवर एक्टिविटी। तो यहाँ पे जो हमारी एक्टिविटी है इसमें हम यहाँ पे कर सकते हैं इम्प्लीमेंट्स व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर, ओके।
व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर। और जावा में तो ये सिद्धांत है, जब भी किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करो तो उसकी मेथड आपको ओवरराइड करनी पड़ती है। जैसे कि यहाँ पे इम्प्लीमेंट मेथड्स नहीं किया है तो एरर बता रहा है, इम्प्लीमेंट्स मेथड करेंगे ऑन क्लिक, तो ये मेथड अब हमारे क्लास में डिफाइन हो जाएगी। देखिए हो गई। अब क्या होगा, जब ये बटन पे क्लिक होगा तो ये मेथड कॉल होगी। ओके, तो यहाँ पे हम एक मैसेज देते हैं टॉस डॉट मेक टेक्स्ट, ओके, गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट, और वहाँ पे दिस इज़ अ टेस्ट, ओके, और फिर उसको लेंथ भी देते हैं हम, लेंथ शॉर्ट डॉट शो। ऐसा कोड मैंने कहाँ पे लिखा, ऑन क्लिक में। लेकिन अब देखिए हम इसको चेक करते हैं क्या ये रन होता है। अगर आप लोगों ने जावा में इवेंट हैंडलिंग किया है पहले कोर जावा में, तो आपका उत्तर होगा नो, it will not get execute, the code will not get execute because to handle an event on any particular component or view we need to register that component for that particular type of events। तो कहने का मतलब कि आप जब भी किसी इवेंट को हैंडल करना चाहते हो किसी भी कंपोनेंट के ऊपर, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको ये बताना पड़ता है, क्योंकि जब भी ये क्लिक होगा तो इस क्लिक की सबसे पहले जांच किसे पड़ेगी, ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को सबसे पहले पता चलेगा तो वो क्या करेगा, जिन लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम के पास रजिस्ट्रेशन करवाया है कि भाई मुझे इस इवेंट का आप एक नोटिफिकेशन देना, उन्हीं को वो नोटिफिकेशन देगा। हमने अब तक रजिस्ट्रेशन करवाया नहीं है। तो जो लोग जावा से परिचित हैं उनको पता होना चाहिए कैसे करवाते हैं रजिस्ट्रेशन जावा के माध्यम से। वो ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर आप इवेंट को हैंडल करना चाहते हो और कौन सी इवेंट, उसके लिए एक पर्टिकुलर मेथड होती है। जैसे कि यहाँ पे ऑन क्लिक लिसनर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम क्लिक इवेंट के लिए, तो उसके लिए मेथड है सेट ऑन क्लिक लिसनर, और आर्ग्यूमेंट पास करनी पड़ती है कि वो कौन है, कौन सा क्लास है कि जो इस इवेंट को हैंडल करेगा। तो ये क्लास कौन सा है, अभी कौन हैंडल करेगा, मेन एक्टिविटी, क्योंकि मेन एक्टिविटी खुद ही इम्प्लीमेंट कर रही है ऑन क्लिक लिसनर को। तो यहाँ पे हमें मेन एक्टिविटी मतलब कि दिस करंट एक्टिविटी हैंडल करेगी। तो अब हमने रजिस्ट्रेशन करवाया बटन 1 के ऊपर इवेंट का, तो अब बटन 1 जब क्लिक होगा तो जो भी उसका लिसनर है उसको नोटिफाई किया जाएगा, और उस लिसनर की ऑन क्लिक मेथड मतलब कि ये अभी हमारा लिसनर बन गया एक्टिविटी, और उसके अंदर हमने ये मेथड डिफाइन किए। देखिए मेन एक्टिविटी के अंदर ही मेथड है तो वो रन होगी। आया, दिस इज ए टेस्ट, है ना। तो ये था हम किस तरह से अपनी एक्टिविटी में को इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं ऑन क्लिक लिसनर से। जावा के जो डेवलपर्स हैं, जावा जिन्होंने पढ़ा है ठीक से, तो उनको ये चीज़ का पता होगा। अब आपके मन में ये प्रश्न होता होगा मेरे दोस्तों कि ये बटन तो अभी एक ही है, बट अगर 2 बटन्स हो या 3 बटन्स हो तो क्या किया जाए। देखिए मैंने आपको शुरू में भी बताया कि ये बटन का मैं केवल एग्जांपल ले रहा हूँ। ओके, आप किसी भी व्यू पे उसकी पर्टिकुलर इवेंट को इस मैकेनिज़्म के द्वारा हैंडल कर सकते हो। जैसे कि आपको स्पिनर की इवेंट हैंडल करनी है तो स्पिनर की इवेंट कौन सी होती है और उसका लिसनर कौन सा है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि स्पिनर के लिए फॉर एग्जांपल ऑन आइटम सिलेक्टेड लिसनर, ओके, ये आपको पता है तो आप इजीली इस इवेंट को हैंडल कर सकते हो। चलिए यहाँ पे अब बटन में दूसरा बटन में डिफाइन करता हूँ, ओके, जिसको क्लिक मी टू ऐसा नाम दिया है, उसका आईडी बदलना पड़ेगा, 2 कर दिया, और इस बटन को मुझे रखना है बटन 1 के नीचे। ओके, आ गया क्लिक मी टू, और थोड़ी बीच में जगह रहनी चाहिए तो मार्जिन हम सेट करेंगे टॉप 10 dp, ठीक है। ये हमने मार्जिन भी सेट कर दिया। अब सपोज़ कि मुझे इस बटन 2 पे भी इवेंट हैंडल करनी है तो मुझे करना क्या होगा, जैसा हमने पहले बटन के लिए किया, बटन
बटन 2 इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट बटन 2, ओके। और फिर बटन 2 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर दिस, ओके। अब चाहे पहले बटन पे क्लिक हो या दूसरे बटन पे क्लिक हो, दोनों ही केस में लिसनर कौन है, दिस मतलब हमारा ये क्लास, तो दोनों ही केस में ये मेथड कॉल होगी और उसके अंदर जो भी लिखा है हमने वो एग्जीक्यूट होगा। इंस्टॉल हो रही है हमारी एप्लीकेशन। सी क्लिक मी, दिस इज़ ए टेस्ट, क्लिक मी टू, दिस इज़ ए टेस्ट। तो दोनों ही केस में हमारी जो मेथड है वो एग्जीक्यूट हुई। लेकिन आप तो ज़्यादातर केस में ऐसा चाहोगे मेरे दोस्तों कि दोनों के ऊपर अलग अलग कोड को हम रन करें। जैसे कि आपने 2 बटन रखे हैं या 3 बटन रखे, तो आपका कुछ इंटेंशन होगा, पर्पस होगा, हर एक बटन के ऊपर आप अलग अलग प्रकार का कोड एग्जीक्यूट करना चाहोगे। तो यहाँ पे एक्चुअली करना क्या है आपको पता है, जैसा आप जावा में करते थे। देखो यहाँ पे ऑन क्लिक मेथड में हमें एक आर्ग्यूमेंट मिल रही है व्यू टाइप की वी। एक्चुअली जो बटन है हमारा वो व्यू है, तो दोनों ही बटन व्यू के ऑब्जेक्ट्स हैं। तो जो भी बटन क्लिक हुआ है वो यहाँ पे रेफरेंस की तरह पास होगा और ऑपरेटिंग सिस्टम का ये कर्तव्य है, वो हमें ये रेफरेंस पास करती है, ओके। क्योंकि सबसे पहले किसे पता चलता है कि ऐसा हुआ, सबसे पहले पता चलता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, और वो हमें इत्तला करती है। तो देखो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आप चलिए v.get id, व्यू का आईडी गेट करो। अगर वो पहला वाला बटन है तो वो मैच होगा बटन 1 से, और अगर वो दूसरा वाला बटन है तो मैच होगा बटन 2 से। यस, यू आर करेक्ट, ओके। अब यहाँ पे हम मैसेज चेंज कर लेते हैं, ओके। हम लिख देंगे बटन 1 क्लिक हुआ, बटन 1 क्लिक्ड, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बटन 2 क्लिक्ड, ओके। बटन 1 क्लिक्ड, बटन 2 क्लिक्ड, 3 बटन है तो यहाँ पे तीसरा बटन भी आपको एक्सेस करना है इसी तरह से, और उसकी इवेंट्स भी आपको इसी तरह से हैंडल करनी है, ठीक है। ये पहला मैकेनिज़्म हो गया माय फ्रेंड्स कि जो मैंने आपको बताया। अब दूसरा मैकेनिज़्म है वो जो मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ, वो एनोनिमस इम्प्लीमेंटेशन। लेकिन इसमें क्या होगा, सेपरेट हैंडलर फॉर ईच व्यू, और यहाँ पे हमारा जो था वो कॉमन हैंडलर फॉर ऑल व्यूज़। तो कहने का मतलब यहाँ पे एक ही हैंडलर, ये क्या है, इवेंट हैंडलर है। ये ऑन क्लिक जो मेथड है वो इवेंट हैंडलर है। एक ही हैंडलर में आपने सभी व्यूज़ मतलब कि दोनों बटन्स की इवेंट हैंडल कर ली। अब जो दूसरा मैकेनिज़्म है एनोनिमस इम्प्लीमेंटेशन का, उसमें आपको सेपरेट हैंडलर फॉर ईच व्यू बनाने हैं। तो इस कोड को मैं यहाँ से निकाल देता हूँ अभी, ओके। और यहाँ पे जो इम्प्लीमेंट करवाया है वो भी निकाल देना है, क्योंकि कॉमन हैंडलर नहीं बनाना है हमें, इम्प्लीमेंट्स निकाल देना है, ओके। अब दोनों बटन के इवेंट हैंडलर आपको अलग अलग बनाने हैं, वो भी एनोनिमस। तो यहाँ पे लिखना है बटन 1 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। अब दिस की जगह पे यहाँ पे ही हम एक नया ऑब्जेक्ट पास करेंगे, और वो होगा, यहाँ पे देखिए आप, एक नया ऑब्जेक्ट डिफाइन हुआ, साथ ही में एक क्लास भी बना। जो क्लास बना है वो एनोनिमस क्लास है। वो ऐसा क्लास है कि जो इम्प्लीमेंट करता है ऑन क्लिक लिसनर को, उसका कोई नाम नहीं है, तो वो एनोनिमस क्लास है।
और जो भी क्लास यहाँ पे डिफाइन हुआ उसका ऑब्जेक्ट यहीं पे बन जाएगा क्योंकि न्यू भी लिखा है, और वही ऑब्जेक्ट एज ए आर्ग्यूमेंट पास भी हो जाएगा। तो बस ये जो भी हैंडलर है वो किसके लिए है, बटन 1 के लिए, बटन 1 क्लिक दे। ओके, अब उसी तरह से बटन 2 के लिए भी, बटन 2 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर। यहाँ पे भी एनोनिमस इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। जब ये रेड लाइन अंडरलाइन आती है एरर को सॉल्व करने के लिए तो मैं अल्टर एंटर प्रेस करता हूँ, उससे मुझे सुझाव मिलते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो के द्वारा, और कई केसेस में वो अपने आप सॉल्व भी कर देता है। ओके, तो यहाँ पे ये जो बटन 2 के लिए हैंडलर है तो उसमें मैं क्या लिखूँगा, बटन 2 क्लिक दे, ठीक है। हो गया। तो ये था सेपरेट हैंडलर, किस तरह से हम हर व्यू की इवेंट को अलग अलग हैंडल सेपरेट हैंडलर के द्वारा हैंडल कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों एंड्रॉयड में इवेंट्स को कैसे हैंडल करें ये चीज़। अब जब हम बटन की बात करते हैं, बटन व्यू की बात करते हैं, तो बटन व्यू के लिए इवेंट को हैंडल करने के लिए हमारे पास तीसरा एक विकल्प भी अवेलेबल है केवल बटन्स के लिए। और वो है ऑन क्लिक एट्रीब्यूट ऑफ बटन नोड। मतलब कि XML में जब आप बटन नोड लिखते हो उसके बहुत सारे एट्रीब्यूट सेट करते हो, उसी तरह का एक एट्रीब्यूट है उसका ऑन क्लिक, जिसमें आप जावा में जो मेथड डिफाइन की है आपने, उसमें से किसी मेथड का नाम यहाँ पे लिख सकते हो। तो बटन की बात करें तो तीसरा एक विकल्प भी है कि जो आप ज़्यादा पसंद करोगे वो इजी भी है। ये पूरा मैं निकाल देता हूँ यहाँ से। ओके, ये पूरा मैंने निकाल दिया। अब देखो यहाँ पे मैं एक मेथड डिफाइन करता हूँ, मेथड फॉर बटन 1 क्लिक। ओके, उसको मैं नाम देता हूँ पब्लिक उसका एक्सेस स्पेसिफायर, वॉइड उसकी रिटर्न टाइप है। ओके, और उसको नाम देता हूँ सो। नाम कुछ भी दे सकते हो, लेकिन इसमें आर्ग्यूमेंट पास करनी है आपको व्यू का ऑब्जेक्ट, ये मत भूलिएगा। जावा की एक नॉर्मल मेथड डिफाइन की है। ओके, अब उस मेथड में मैं लिखता हूँ टॉस डॉट मैक टेक्स्ट गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट बटन क्लिक्ड और टॉस डॉट लेंथ शॉर्ट डॉट शो। अब देखो इस मेथड को नाम क्या दिया है हमने, अच्छा मेरे भाई, इस मेथड को मैंने ऑन क्रिएट के अंदर ही डिफाइन किया है। एक्चुअली ये मेथड कहाँ पे होनी चाहिए, ऑन क्रिएट के बाहर। ओके, इसको नेस्टेड मेथड नहीं बनाना है अपने को, ठीक है। तो मेथड का नाम क्या रखा हमने, शो। अब ये मेथड में बटन 1 पे क्लिक करे क्लाइंट तब कॉल करवाना चाहता हूँ, तो हमारा जो लेआउट है उसमें ये बटन 1 हमारा, उसके अंदर जाके आपको उसका एक एट्रीब्यूट सेट करना है ऑन क्लिक। देखो यहाँ पे उसने सजेशन दे दिया आपको शो। अभी इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, क्या होता है देखते हैं।
बटन क्लिक्ड। मैंने बटन 1 पे उसे कॉल करवाया, बटन 2 पे कॉल नहीं करवाया तो वो नहीं हो रहा है। बटन 2 पे भी करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑन क्लिक शो, बटन 2 में भी लिख दिया। अब दोनों बटन पे क्लिक करने से वो कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब दोनों पे आपको अलग अलग तरह के मैसेज प्रिंट करवाने हैं। तो यहाँ पे आपको ये देखो, हमने जो आर्ग्यूमेंट पास की है v, उसमें जो भी बटन क्लिक हुआ है उसका रेफरेंस मिल रहा है। तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं v.getId इक्वल टू r.id.button1। ओके, तो हम इस टोस्ट मैसेज को डिस्प्ले करेंगे और उसमें मैसेज लिख देते हैं हम बटन 1 क्लिक्ड, एल्स इफ v.getId इक्वल टू r.id.button2। बटन 2 क्लिक्ड। ठीक है, इसको अभी रन करते हैं। बटन 1 क्लिक, बटन 2 क्लिक्ड। दोनों के लिए अलग अलग हैंडलर्स बनाने हैं तो आप वो भी कर सकते हो, जैसे कि ये बटन 1 के लिए है। ओके, उसी तरह से दूसरी मेथड फॉर बटन 2 क्लिक्ड। मैं ये आपको अलग अलग सभी तरीके बता रहा हूँ अभी। एक्चुअली आपको इसमें से जो योग्य लगे आपकी एप्लीकेशन के हिसाब से, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी कंफर्टनेस के हिसाब से वो आपको रखनी है। ठीक है, मेथड ऐसी होनी चाहिए जिसका रिटर्न टाइप वॉइड हो, पब्लिक हो, उसका एक्सेस स्पेसिफायर और उसमें एक आर्ग्यूमेंट हो व्यू। इसका नाम मैं रखता हूँ show1, इसको नाम दे देता हूँ show2। ओके, ये भी याद रखना है आपको कि शो में यहाँ पे आर्ग्यूमेंट भले ही लिखी है हमने, आपको जब आप XML में ऑन क्लिक में इसको मेंशन करते हो तो कोई आर्ग्यूमेंट पास आपको नहीं करनी है। वो आर्ग्यूमेंट पास कौन करेगा? अपनी OS एंड्रॉयड। अब देखो, इस तरह से दो अलग अलग मेथड्स डिफाइन किए। तो जो बटन 1 है हमारा, उसमें हम क्या लिखेंगे? show1। और जो मेथड 2 बटन 2 है हमारा, उसमें क्या लिखेंगे हम? show2। ठीक है, अभी अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही है। क्लिक मी, बटन 1 क्लिक्ड, क्लिक मी 2, बटन 2 क्लिक्ड। तो ये थे अलग अलग तरीके जिसके द्वारा हम बटन की इवेंट्स को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक तरीका जो है जो सिंपल है, इजी है। इसके पहले वाले दो तरीके जो मैंने आपको बताए वो भी इजी ही थे। डिपेंड्स ऑन यू कि आप किससे ज़्यादा पसंद करोगे। मेरे ख्याल से अगर आप टेस्टिंग के लिए कोड लिखना चाहते हो तो टेस्टिंग के लिए ये बेहतर तरीका है, और अदरवाइज़ एप्लीकेशन को डेवलप कर रहे हो तो वो सेपरेट हैंडलर वाला तरीका जो है वो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि एक ही एप्लीकेशन में कई सारे व्यूज़ होते हैं और हर एक की अलग अलग इवेंट्स भी होती है। तो मेन एक्टिविटी इतने सारे लिसनर को इम्प्लीमेंट्स करें, उससे बजाय ये अच्छा रहेगा कि आप एनोनिमस इम्प्लीमेंटेशन डिफ़ाइन करके जहाँ पे उसकी ज़रूरत है कोड की, वहीं पे वो डिफ़ाइन हो जाएगा। तो ये भी एक अच्छा हमारे पास विकल्प रहता है कि हम हर एक व्यू के लिए सेपरेट हैंडलर डिफ़ाइन कर दें। ओके, और अदरवाइज़ मैंने आपको शुरू में ही बताया, डिपेंड्स ऑन यू, इट इज़ योर चॉइस, योर कंफर्टनेस, हाउ यू फील ईजी एंड हाउ यू आर फैमिलियर विथ विच। शुरू में मैंने आपसे कहा था वो r.java फाइल,
ठीक है ना, कि हम अपने प्रोजेक्ट में जब भी कुछ नया ऐड करते हैं, कोई रिसोर्स ऐड करते हैं, कोई फाइल ऐड करते हैं, तो ऑटोमेटिकली एक फाइल है जो कंपाइल होती है r.java। लेकिन एंड्रॉयड के ये वर्जन 3.3 और 3.2 में उसे बाहर कर दिया गया है। ये फाइल अब r.java यहाँ पे इस एंड्रॉयड स्टूडियो में जो मैं यूज़ कर रहा हूँ 3.3 उसमें अवेलेबल नहीं है। फिर भी अगर आप लिस्टिंग देखना चाहो कि जो यहाँ पे जो हमारी ये एक्टिविटी फाइल है, सॉरी लेआउट फाइल है, उसमें सपोज़ कि हमारा ये एक टेक्स्ट व्यू है, 3 चेक बॉक्स रखे हैं मैंने, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल हम जस्ट देख रहे हैं, तो उसमें आपको देखना है कि ये भाई आईडी मैंने बनाया तो वो आईडी किधर गया। मतलब कि हम ये आईडी बना रहे बटन 1 और उस आईडी के द्वारा हम यहाँ पे एक्सेस भी कर रहे हैं, जैसे कि बटन इज इक्वल टू बटन फाइंड व्यू बाय आईडी r.id बटन 1। तो ये हम उसे एक्सेस कर पाए उसके आईडी के द्वारा। इट इज़ पॉसिबल बिकॉज कि ये जो आपने आईडी यहाँ पे डिफाइन किया है वो कहीं पे वो लिखा जा रहा है, जिसके कारण आप इस तरह से एक्सेस कर पा रहे हो। जैसे कि R नाम का एक क्लास है, उसके अंदर ID नाम का एक टॉप लेवल नेस्टेड क्लास है, मतलब कि स्टैटिक क्लास, और उसके अंदर एक फाइनल स्टैटिक मेंबर डिफाइन हो रहा है इंटीजर टाइप का बटन 1। अगर आपको ये देखना हो, लिस्टिंग देखनी हो, तो वो हम देख सकते हैं। अदरवाइज r.java फाइल राइट नाउ अवेलेबल नहीं है। ये बिल्ड फोल्डर में आप ये इंटरमीडिएट्स के अंदर रन टाइम सिंबल लिस्ट, उसमें ये डिबग और r.txt। अब देखिए यहाँ पे आपका ये जो आपका जो लेआउट है एक्टिविटी मेन, तो वो भी यहाँ पे एक्सेस डिफाइन हुआ है। देखिए इंटीजर लेआउट एक्टिविटी मेन, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है r.layout, ये R फाइल, उसके अंदर लेआउट डॉट एक्टिविटी मेन, ये उसका एड्रेस जो हेक्साडेसिमल में लिखा गया है। उसी तरह से ये जो बटन है आपके, 2 बटन्स आपके, देखिए यहाँ पे r.txt में आईडी देखा, ये सब आईडीज़ है। उसमें 2 बटन्स होते, बटन 1 और बटन 2। अलावा भी बहुत सारे यहाँ पे मेंबर्स हैं, ये बटन 1 और बटन 2। उसी तरह से ये 3 चेक बॉक्स सपोज़ कि हमने डिफाइन किए हैं, चेक 1, चेक 2, चेक 3, तो वो भी क्या है, उसका आईडी है। तो यहाँ पे आईडी में देखिए चेक 1, चेक 2, चेक 3। उसी तरह से टेक्स्ट व्यू है, उसका आईडी टेक्स्ट 1 है, लेकिन है क्या आईडी, तो आईडी में ही होगा टेक्स्ट 1 है। इस तरह के जितने भी रिसोर्सेज हैं आपके, उन सभी के लिए देखिए ये मीप मैप है, तो ये मीप मैप, आईसी लॉन्चर राउंड, स्ट्रिंग रिसोर्स जितने भी हैं आपके वैल्यूज़ के अंदर, स्ट्रिंग ऐप नेम, तो वो भी होगा यहाँ पे ऐप नेम है। मतलब कि जितने भी आपके यहाँ पे रिसोर्सेज है आपके, और इनबिल्ट एंड्रॉयड ने जो ऐड किए हैं आपके एप्लीकेशन को बनाते वक्त, उन सभी का यहाँ पे लिस्ट होता है। पहले के वर्जन्स में एक r.java नाम की फाइल ही बनती थी, उसके अंदर ये सभी नेस्टेड टॉप लेवल नेस्टेड क्लास बनते थे अलग अलग प्रकार के। जैसे कि लेआउट है तो वो भी उसका एक क्लास बनेगा, फिर आईडी है तो वो भी एक क्लास बनेगा, इस तरह से, ठीक है। तो ये थी r.txt फाइल।
कि जो आपकी एप्लीकेशन को बिल्ड करते वक्त ऑटोमेटिक जनरेट होती है, और यहाँ पे सभी चीज़ों के रेफरेंस होते हैं जिसके द्वारा आप अपने .java फाइल मतलब कि एक्टिविटी फाइल में इन सबको एक्सेस कर सकते हो। क्योंकि जो हमारा जो मैंने एग्जांपल में कहा था आपसे कि बटन है वो XML में डिफाइन हुआ है, तो XML में है और हम उसे जावा में एक्सेस कर पा रहे हैं बिकॉज ड्यू टू दिस फाइल के ज़रिए हम उसको वहाँ पे एक्सेस कर पा रहे हैं। ओके, थैंक यू।